बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आज मैं आपके सामने ये दो पलंदे रखने वाली हूं। इन पलंदों के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर आखिर कितने पैसे रखते हैं और कौन सी शहरियत के हामिल हैं, ये सारा का सारा मवाद इसके अंदर है और मैं आपके सामने तमाम हकीकत आज रखने जा रही हूँ। और ये हकीकत जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी और वीडियो से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं इकामा, ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी या दोहरी शहरियत की तरफ और असासों की तरफ। इमरान खान साहब इकामा के बहुत खिलाफ रहे और बिल्कुल सही खिलाफ रहे, इसलिए क्योंकि कोई ऐसा शख्स जो कि कहीं किसी और मुल्क का इकामा रखता हो या रेजिडेंसी रखता हो या सिटीजन हो, वो पाकिस्तान से किस तरीके से उस तरह से बिल्कुल एलिजेंस रख सकता है जिस तरीके से एक ऐसा शख्स जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसका रिहाइश पाकिस्तान में है, जिसकी ज़मीनें, जिसके आबाओ अजदाद पाकिस्तान के अंदर हैं, वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर चाहेगा। उमूमी तासुर ये है और ये तासुर मैं नहीं बल्कि ये तासुर की बात इमरान खान साहब करते थे। ज़रा इमरान खान साहब की बात सुने, उसके बाद फिर उनके ऐसे पीएम्स की बात करते हैं जिनमें से 15 में से 7 की या तो दोहरी शहरियत है या ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी, इकामा, जो मर्जी कह लीजिए वो है। उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुनिए। पीटीआई का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो आपने सुना, इमरान खान साहब इकामा के खिलाफ हैं और माजी की हुकूमतों के अंदर भी बहुत सारे लोगों के पास इकामा रहे। ख्वाजा आसिफ साहब का इकामा इस बारे में बहुत मशहूर है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के इकामा के बारे में भी यही कहा जाता रहा कि एक आला तरीन ओहदे पर रहते हुए आप इकामा कैसे ले सकते हैं। मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंटेरियंस को, जो लोग इलेक्ट होकर हिस्सा बनते हैं पार्लियामेंट का, या जो सेनेटर्स होते हैं, उनको दोहरी शहरियत रखने पर मुमानियत की हुई है। कोई भी शख्स जो कि एमएनए, एमपीए या सेनेटर बने वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, और अगर रखता है तो उसे अपनी एक शहरियत, पाकिस्तान के अलावा जो भी शहरियत है, उसे फोरगो करना पड़ेगा। इसकी बहुत अच्छी मिसाल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही मिलती है, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर इंग्लैंड की शहरियत रखते थे। उन्होंने गवर्नर बनने से पहले अपनी शहरियत फोरगो कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। इसी के साथ साथ फैसल वाउडा भी अमरीकी शहरियत रखते थे, उन्होंने भी वफाकी वजीर बनने के लिए, पार्लियामेंट में आने के लिए अपनी शहरियत फोरगो कर दी। लेकिन ये ऐसे पीएम्स हैं जो कि अनोखे हैं, जो कि दोहरी शहरियत भी रखते हैं और काबीना का पूरा पूरा मेंबर होने का मज़ा भी उठाते हैं। अब इसके अंदर से 2-3 लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पहले ही दोहरी शहरियत के बारे में पता था। अब ये जो दोहरी शहरियत है, इसके बारे में जुल्फी बुखारी साहब बबांगे दोहल कहते रहे कि मेरे पास दोहरी शहरियत है, और मेरी नज़र में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी उतना ही हक है पाकिस्तान का भला करने का जितना पाकिस्तान में रहने वालों को हक है। उनका स्टैंड तो बड़ा क्लियर आता रहा, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो कि लोगों को जज करते रहे, लेकिन खुद की बारी में जब भांडा फूटा तो ऐसा फूटा कि फिर संभाला नहीं गया। बात करते हैं सबसे पहले नदीम बाबर साहब की। नदीम बाबर साहब एसएपीएम है पेट्रोलियम के, और पिछले दिनों जो पेट्रोलियम की मसनूआत में 25 रुपये इजाफा हुआ था वो भी मुबैना तौर पर नदीम बाबर साहब के कहने पर हुआ था। नदीम बाबर साहब पेट्रोलियम के एसएपीएम होने के साथ साथ अमेरिका के सिटीजन है। 1999 से इनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप है और उसी अमेरिकी पासपोर्ट के ऊपर उनके पास इन्वेस्टर वीज़ा है दुबई का। ये तो चीज़ हमारे सामने आ गई, लेकिन नदीम बाबर साहब के पास ही बहुत सारे शेयर्स हैं ऐसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के जिनके हवाले से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात सामने आ सकती है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और एक एसएपीएम पेट्रोलियम का बैठा हो तो क्या वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जिसके अंदर उनके शेयर होंगे उनका भला चाहेगा या हुकूमत का भला चाहेगा? ये एक अहम सवाल है और ये सवाल की हद तक है, इसमें कोई सियासी बात नहीं है। एक आम पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल तो यकीनन उठता ही उठता है कि कैसे कोई शख्स जो है वो पेट्रोलियम का एसएपीएम भी हो सकता है और साथ ही साथ वो उसी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उसका शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो ये नदीम बाबर साहब हैं। इसके अलावा मोईद यूसुफ साहब आते हैं। फिर मोईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का मतलब है कि हसास तरीन गुफ्तगू जो काबीना में होती है या जो हसास इदारों के साथ होती है, उसके विटनेस मोईद यूसुफ साहब
हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उनके पास यूएसए का ग्रीन कार्ड यानी रेजिडेंसी है। अब वो कहते हैं, यहाँ नीचे की लाइन में उन्होंने लिखा है कि मैंने जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ तब से मैंने रेजिडेंसी अवेल नहीं की और इसके साथ साथ ही मेरी वहाँ कोई जॉब भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। हम उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम उनकी नीयत के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम ये सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो गए थे, जो हमें कोई ग्रीन कार्ड होल्डर मंगवाना पड़ा और उसको SAPM बनाना पड़ा। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि जब पार्लियामेंटेरियंस को इजाज़त नहीं है तो फिर SAPM जो कि काबीना वाला ही एक ओहदा रखते हैं, प्रैक्टिकली वो काबीना का हिस्सा भी होते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर भी वो तमाम मीटिंग्स को अटेंड कर रहे होते हैं, वो कैसे दोहरी शहरियत रख सकते हैं? ये या तो पार्लियामेंटेरियंस को भी अलाउ कर दिया जाए या SAPMs को भी उनकी भी ममानियत हो जाए। अच्छा, अब मोईद यूसुफ साहब जो है उनके जो एसेट्स हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं। उनकी व्हीकल्स जो है वो एक ऑडी है उनके पास, एक मॉरिस कार है उनके पास, इसके अलावा उनके कुछ स्टॉक्स और शेयर्स हैं जिसकी कॉस्ट उन्होंने लिखी है 6,91,592। इसके अलावा उनकी जो तकरीबन मोटर व्हीकल्स की जो कॉस्ट है वो भी कोई तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंचती है, 1 करोड़ से ऊपर पहुंचती है। फिर उनके कैश जो बैंक के अंदर मौजूद है वो तकरीबन 7,32,420 के करीब है। ये उनका हो गया कैश एट बैंक, और उनके पास जो अभी कैश इन हैंड है वो तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब है। तो ये इनके एसेट्स हो गए। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट SAPM की तरफ, और नेक्स्ट SAPM जो हैं वो हैं शहजाद अरबाब साहब। वो किसी किस्म के बाहर की शहरियत नहीं रखते। इशरत हुसैन साहब हैं, वो किसी किस्म की बाहर की शहरियत नहीं रखते। बाद अब चलेंगे शहबाज गिल साहब की तरफ। शहबाज गिल साहब के पास, जो कि दूसरों को बहुत तनकीद का निशाना बोलते हैं, बल्कि एक जर्नलिस्ट ने तो कहा कि उन्होंने ये भी कह दिया उस जर्नलिस्ट को, फीमेल जर्नलिस्ट को जिसने अपनी शादी की अंगूठी पहनी हुई थी, कि एहतसाब तो उनका भी होना चाहिए जो महंगी महंगी अंगूठियाँ पहनते हैं। तो ऐसी बात करने वाले शख्स के अपने असासे कितने हैं वो भी देखेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड मौजूद है, और ऑफ कोर्स ग्रीन कार्ड का मतलब ये है कि आप अमेरिका के अंदर रहाइश पजीर हों, 1 साल से ज़्यादा तक आप बाहर ना जाएं तो आप उधर की शहरियत हासिल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन शहरियत के बराबर ग्रीन कार्ड होता है। इनके असासों को देखते हैं। ये अपने असासे बताते हैं कि जी उनके पास पाकिस्तान के अंदर एक घर है, एक फार्म हाउस है। एक घर की कीमत उन्होंने बताई है तकरीबन 40 लाख के करीब। एक फार्म हाउस की कीमत उन्होंने बताई है 3 करोड़ के करीब, जो कि कॉस्ट है। आज जो उसकी वैल्यू होगी वो इससे कई ज़्यादा होगी। फिर पाकिस्तान से बाहर उनके पास एक इलिनॉय के अंदर घर है। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर उन्होंने एज सच कुछ नहीं लिखा हुआ। एसेट्स रेमिटेंसेस जो उनकी हैं उसके हवाले से भी एनेक्स्चर दिए हुए हैं, वो पीछे की तरफ सारे एनेक्स्चर्स के अंदर जोड़ा हुआ है। फिर उनके पास जो गाड़ियां हैं वो BMW है, एक गाड़ी जो कि बैंक से लीज़ की हुई है उन्होंने, एक कैमरी गाड़ी है उनके पास। ज्वेलरी उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि वो 130 तोले जो कि उनकी ख़ानदान के हैं वो 25 लाख के बता रहे हैं। शायद किसी ज़माने में उन्होंने जब लिए हो तो 25 लाख के ही हों, लेकिन आज वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए के हैं। और उन्होंने एक और जो अपने बताए कि उनके पास जो सोना है वो तकरीबन 30 लाख रुपए का बताया, तोले नहीं बताए उन्होंने। तो अगर हम यही अज्यूम करें कि वो 25 लाख और 30 लाख की कीमत, तो ये भी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है। कैश इन हैंड उन्होंने बताया कि उनके पास 25 लाख हैं, और कैश अप्रॉक्सीमेटली जो उनकी फैमिली के पास है वो तकरीबन 12 लाख के करीब हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स की बात की है, जॉइंट अकाउंट और वो सारी की सारी चीज़ें करते हुए ये उनके असासे हैं। तकरीबन अगर मैं आपके सामने रखूँ तो 11 करोड़ 85,90,703। इसके अंदर से लाइबिलिटीज़ हटा ली जाएं तो फिर भी ये 9 करोड़ से ज़ायद, 9.5 करोड़ से ज़ायद असासे बनते हैं। तो ये हैं शहबाज गिल साहब, जो कि अमूमन
میڈیا سے بہت زیادہ مٹبھیر کرتے ہیں. عبدالرزاق داؤد صاحب وہی ہیں جو کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے SAPM ہیں, اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا کہ ان کا بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ بھی مختلف کمپنیز کے ان کی فیملی شیئر ہولڈر ہے, تو ایک اس طریقے سے انویسٹر کی بجائے پاکستان کی گورنمنٹ کا بھلا سوچیں گے, یہ ان کے اوپر بھی سوال ہے. لیکن ان کی پرائمری نیشنلٹی پاکستانی ہی ہے. پھر عاصم سلیم باجوہ صاحب جو کہ سابق DGI SPR بھی رہ چکے ہیں, ان کی بھی پرائمری نیشنلٹی پاکستانی ہے. اور ان کے اثاثوں کے اندر جو ایک سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی SUV گاڑی, بہت مہنگی گاڑی جو کہ تقریباً کروڑوں کے اندر ہو, وہ 30 لاکھ روپے کی انہوں نے لکھی ہوئی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. پھر ندیم افضل چند صاحب جو ہیں, ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے کینیڈا کی, یعنی کوئی بھی ان کے اندر سے 15 میں سے 7 جو ہیں وہ کسی بھی ٹائم پہ اپنا بور یا بسترا گول کر کے واپس اپنے پرماننٹ ریزیڈنسی یا سٹیزن شپ والے ممالک جا سکتے ہیں. انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ اپنی زیادہ زندگی باہر گزارے ہوئے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی گرین کارڈ ہے, نہ کسی اور ملک کی شہریت ہے, اور ان کی سٹیزن شپ اور نیشنلٹی پاکستانی ہی ہے. یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی کیونکہ ان کی تو زیادہ تر زندگی ہی باہر گزری ہے, تو دس واز ویری انٹرسٹنگ. بابر اعوان صاحب کی بھی صرف پاکستانی شہریت ہے. یہ اثاثے جو ہیں اس کے اندر سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ شہزاد اکبر صاحب اپنی اہلیہ کی ایک فلیٹ بتاتے ہیں. وہ جو اہلیہ کا فلیٹ ہوتا ہے وہ ہے جی اسپین کے اندر, ٹینریف کے اندر, اور یہ اپارٹمنٹ وہ صاف لکھتے ہیں, ٹویٹ کیا انہوں نے بعد میں کہ میں یہ اپارٹمنٹ اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ اپنے اسپاؤس کی اور ڈپینڈنٹ بچوں کی اثاثے بھی ڈکلیئر کرنے تھے ہمیں, لیکن اس لیے میں اس کو بہت امپورٹنٹ نہیں سمجھتا بیکاز میری وائف خود ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس فائلر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر جو تمام کا تمام ریفرنس بنایا گیا پریزیڈنٹ کی طرف سے بھیجا گیا, اور یقیناً اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب نے بھی مدد کی ہوگی ایک وکیل کے طور پر اور SAPM آن اکاؤنٹیبلٹی کے طور پر, اس کے اندر بھی ان کی اہلیہ کے بارے میں سوال اٹھایا گیا تھا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میری اہلیہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ بھی ٹیکس فائلر ہیں, تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ, اس لیے میں نے ان کی ڈکلیئر نہیں کی ہے. لیکن یہاں شہزاد اکبر صاحب نے یہ ڈکلیئر کی ہے, تو میں نے کہا میں یہ بھی آپ کو جاتے جاتے بتا دوں. تو بہت سارے اثاثے ہیں. مجھے تو ایسا لگنے لگا اس تمام چیز کو دیکھنے کے بعد کہ عمران خان صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا 2 نہیں 1 پاکستان والا, وہ عمران خان صاحب کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ تمام کے تمام لوگوں کے پاس بہت سارے اثاثے ہیں, لیکن اثاثوں سے زیادہ ان کے اقامے, ان کے گرین کارڈز, ان کی دوسری سٹیزن شپ کیا پاکستان کے ایک اہم ترین عہدوں پر ہونے والے لوگوں کی ہونی چاہیے یا نہیں. اگر ہونی چاہیے تو پھر پارلیمنٹیرینز کی بھی الاؤ کر لیں, اور اگر نہیں ہونی چاہیے تو پھر SAPMs کی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی کابینہ کی میٹنگز کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس موضوع کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے, اس سے بھی مجھے آگاہ کریے گا. یہ تمام کے تمام اثاثوں کے حوالے سے اگر کوئی کلیئرٹی آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کامنٹس میں لکھیے. میری کوشش ہوگی کہ میں وہ کلیئرٹی بھی آپ تک پہنچا سکوں, اور یہ ڈاکیومنٹری پروف تو میرے پاس موجود ہے ہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.